अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज My आप आए। pleasure. थैंक यू। Thank you so much, Harsh. Thank सर वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ है, ईरान की भी है, साथ आपको जैसे मालूम ही होगा कि इज़राइल ने अटैक किया है, ये भी कहा जा रहा है। उसके अलावा हमारे पार्लियामेंट से जूते चोरी हो गए। हमारे यहाँ तो ये खबर है, साथ जापानीज़, पहले चाइनीज़ की जान खतरे में थी, अब जापानीज़ के ऊपर भी you. अटैक हो गया। ये सब हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम ईरान के इसके इज़राइल ने जो ईरान पे हमला किया है उसके बारे में बात करते हैं कि वहाँ दर हकीकत हुआ क्या है सारा चीज़ के। लगता तो ऐसे ही जिस तरह नूरा कुश्ती हुई है। इस्फ़हान के एक हवाई अड्डे के ऊपर हमला किया गया और उस हवाई अड्डे की जो थी उसके उस पे हमला करने की वजह क्या थी? एक तो ये बात थी कि वहाँ पे कुछ एटमी जो उनका एसेट्स हैं वो भी करीब थे। वहाँ पे जहाज खड़े थे इस्फहान एयरपोर्ट के ऊपर। सुना हमला F-14 जो कि टॉम कैट बहुत पुराने अमेरिकन मॉडल थे वो खड़े हुए थे वहां पे। उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है। ईरान ने ज्यादा जो तरक्की की है वो नेवी उनकी काफी स्ट्रांग है, लेकिन एयरफोर्स ना होने के बराबर। वहां पे अकॉर्डिंग टू द उनके मीडिया ईरान के कि उन्होंने मिसाइल नहीं मारे, ड्रोन मारे हैं, वो तीनों के तीनों ने गिरा लिए हैं। ये उनकी बात थी। साना जो शाम की सीरिया की जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने कहा है कि उनके एयर डिफेंस के सिस्टम के ऊपर भी हमला किया गया है। इराक से भी हमलों की धमाकों की आवाजें आई हैं। लेकिन इसमें इस वक्त जो हमारे टोनी बिल्कन साहब हैं वो इस वक्त इटली गए हैं G7 की अपनी किसी कॉन्फ्रेंस में, कैपरी इटली के अंदर। वहां से उन्होंने फौरन ही बयान डाल दिया है कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर कमिटेड टू डी एक्सकलेट ये सारी सिचुएशन। इसी वजह से हम G7 की मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक CNN के कंट्रीब्यूटर हैं यहाँ, मेजर जनरल रिटायर्ड है माइकल होम्स। उन्होंने कहा है कि हमला बड़ा कैलकुलेटेड था, इसमें कोई जानी नुकसान जो था वो उससे अवॉइड करने की कोशिश की गई है। जिस तरह पहले ईरानियों ने अवॉइड करने की कोशिश की, उन्होंने भी अवॉइड करने की कोशिश की है। दूसरा, अमेरिकन जो है वो बार बार कहते हैं हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हमले से थोड़ी देर पहले जो गेलांट हैं उनके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉयड ऑस्टिन से बात की है। हमले से थोड़ी देर पहले उनको इतला दी कि हम हमला कर रहे हैं, जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि हमें इतला दी गई है लेकिन हमने इंडोर्स नहीं किया इसको, हमले को। ईरान ने फ्लाइटें सस्पेंड की थी, अपने अपना एयर स्पेस बंद की थी, वो उन्होंने दोबारा खोल ली है। ऑस्ट्रेलिया की खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है अपने शहरियों को जो इजराइल के अंदर थे कि आप वहां से निकल जाएं, आप अब सेफ्टी वहां कंप्रोमाइज है। जो ड्रोन का अटैक है उसका फासला इजराइल से ईरान का 930 मील का था, 1500 किलोमीटर। तो ये सारा सिलसिला हुआ। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक टेंशन मौजूद है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं जंगों के, हमलों के, कत्ल गारत के बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन ये है कि कोई एक भी मिसाइल किसी गलत निशाने पे लगा जाके तो इससे तीसरी वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। टेंशन इज स्टिल देयर। उसकी वजह यह है कि अभी तक इजराइल जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है, फलस्तीन के ऊपर, गाजा के ऊपर भी, और राफा के ऊपर भी, और लेबनान के ऊपर भी। और वो 34,000 से जिस तरह कहते हैं ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और वो अभी तक अपनी जंग बंद करने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। तो दिस इज अ सिचुएशन गोइंग ऑन। अब उसमें इसमें एक खित्ते के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या होगा अगर इससे मजीद बढ़ती है। अभी भी इसका असर शुरू हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया के अंदर 1.8% बढ़ चुकी हैं, $88 का बैरल हो चुका है। तो उससे इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी। रेड सी में पहले तनाव है, वहां आपने देखा है कि वहां पे जो समुद्री गुजरगाह है वहां पे इतनी फ्रीली मूवमेंट नहीं हो रही है, और उसका दुनिया के अंदर चीजों की महंगाई के ऊपर उसका असर और सूख मौजूद है। सर मैंने एक चीज और भी सुनी है कि भारत ने कोशिश की थी ईरान को भी समझाने की और इसराइल से भी, लेकिन दोनों कंट्रीज ने बात सुनी नहीं। अब पता नहीं देखिए, कहाँ तक गई कि नहीं। उसमें भारत के दोनों ममालिक के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा चाबहार जो बंदरगाह उन्होंने है, वो सी पोर्ट उन्होंने लीज पे ले रखी है। फिर भारत जो है तेल भी ले रहा है ईरान से, और इसराइल के साथ उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं। और इस वक्त 18,000 से ज्यादा भारतीय जो शहरी हैं वो इसराइल के अंदर काम कर रहे हैं, 10,000 शहरी ईरान के अंदर काम कर रहे हैं।
तो दोनों से बात की थी, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन बातें इससे आगे बढ़ चुकी हैं। इजराइल इस वक्त आप देखेंगे अमेरिका पूरी जंग को फाइनेंस भी कर रहा है, असला भी दे रहा है, लेकिन इजराइल अमेरिका की बात भी नहीं सुन रहा है। आज की यहाँ की खबर यह है कि कांग्रेस तकरीबन $90 बिलियन का पैकेज दे रही है, जिसके अंदर इजराइल की जंग की सपोर्ट भी है और यूक्रेन की जंग। तो ये आप देखें कि वो अमेरिका की बात नहीं सुनते तो वो भारत की बात किस तरह सुनेंगे। लेकिन भारत अपनी मैक्सिमम ट्राई करते हैं, वो रीजन को लीड करते हैं। जिस तरह आपने देखा रेड सी के अंदर उन्होंने कई बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए, जहां उन्होंने कजाकों को बल्कि वो पकड़ के इंडिया लिए हैं, वहां पे उनको उन पे केसेस चल रहे हैं। और भारत अपना डिफेंस और जिस तरीके से अपना लोहा मनवा रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीजें जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इजराइल के बारे में अब वो एक तो नेतन्याहू दरमियान में जंग छोड़ेंगे, इलेक्शन होने वाले हैं और वो उनकी पॉपुलैरिटी लूज है। अगर मजीद को बड़ा हमला करते हैं, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, हमारे बाबा जी बाइडन इलेक्शन हार जाएंगे, अगर वो इस तरह का हुआ तो ये वोटों की, जंगों की और सारी चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूं कि इज्तनाब किया इजराइल ने, ठीक किया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और उसके बाद अब दूसरी तरफ से हो रहा है कि ईरान अब हो सकता है रिटेलिएट ना करे, तो जहां चीजें हैं वो वहीं रुक जाए। और इजराइल को चाहिए कि वो अपने अहदाफ जो हैं देखें। 34,000 में तकरीबन फोरकास्ट किया जा रहा है 11-12,000 जो लोग मारे गए हैं वो हमास के थे, बाकी सारे सिविलियन हैं। सिविलियन बेचारे बेदोशे लोगों को मारना, बच्चों को, औरतों को, मेरे कोई इसमें को मुझे तो कोई लॉजिक जो है वो नजर नहीं आती है। अब दुआ ही करनी चाहिए कि पूरी दुनिया से इंसानियत जो है उसके ऊपर जो अजाब नाजल है वो रुके किसी न किसी तरीके से। देखें, जो भी आरजू मैं हमेशा कहता हूं, जो भी मरता है वो किसी न के लिए बहुत प्यारा होता है। किसी का वो, किसी का बच्चा होता है, औलाद होता है, किसी का भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का बाप होता है। तो ये लोगों का मरना, और इट्स नॉट अ सॉल्यूशन टू बिगिन विद। हम दुनिया ने कितनी जंगें लड़ी हैं, फिर भी डिप्लोमेसी पे आके बात खत्म होती है, बैठ के फिर भी आके जो टेबल टॉक्स पे चीजें खत्म होती है। तो मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए, अपनी आखिरी कोशिश तक डिप्लोमेसी की ट्राई करनी चाहिए। मेरी तो दिस इज व्हाट माय प्रेफरेंस इज। लोग डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में जंगें हल नहीं है। इसके और भी हल हो सकते हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस को ज्यादा तेज करके चोक कर दिया था उनको, और जितना अरसा वो खुद थे प्रेसिडेंट ट्रंप, तो ईरान ने इस तरह का कोई चीज नहीं की थी, या हमास को उन्होंने नहीं कहा था कि आप इसराइल के ऊपर अटैक करें। तो दूसरे हल भी मौजूद है, और खासकर मॉडर्न पीरियड के अंदर। मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा, इससे बेहतर तो साइबर अटैक है। मैं समझता हूँ आपने किसी को चोक करना है, उसको साइबर अटैक करें, उसकी इकोनॉमी सैंक्शंस लगा दें, उसकी इकोनॉमी खराब कर दें, उसके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें। ये भी एक मेरे ख्याल से चीजें हो सकती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल लोगों की जान ना जाए, लोगों की जानें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन सर पाकिस्तान में तो सर एक बार फिर अटैक शुरू हो गए, चाइनीज के बाद अब जापानीज के ऊपर भी। देखिए, पाकिस्तान में तो आपके अटैक रुके कब थे? मैं आप कह रहे हैं कि शुरू हो गए, मेरे ख्याल में तो रुके ही नहीं थे। देखिए, इससे पहले चाइनीज 5 मारे गए थे, और आज बल्कि इसी से मैं हमारा इसी मैं सब्जेक्ट डिस्कस करना चाह रहा था। आईएमएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि यहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ पे आईएमएफ का वो सालाना जो चल रहा है, और उसी के साथ हमारे औरंगजेब साहब यहाँ पे अपने वो आईएमएफ के पैकेज के लिए यहाँ पे हैं इस वक्त। उनकी मुलाकात हुई है क्रिस्टीना जोर्जोवा, जो कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। डेविड लू के साथ उनकी मुलाकात हुई है, बल्कि वो तस्वीर बड़ी इस वक्त वायरल हो रही जो उनकी मुलाकात डेविड लू के साथ है। बल्कि जिसने वो ट्वीट की है उसने बड़े खूबसूरत तरीके से किया है कि एक तस्वीर उनकी लगाई औरंगजेब साहब की डेविड लू के साथ, और उसी ट्वीट के उन्होंने तस्वीर लगाई है उमर अयूब साहब की, और गौहर साहब जो है पीटीआई वाले, वो ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ हैं खड़े। उन्होंने कहा, अभी देखें, हुकूमत जो है वो अमेरिका को खुश कर रही है, पीटीआई वाले बरतानिया को खुश कर रहे हैं। तो कोशिश तो ये हमारे ब्रिटिश एजेंटों की कोशिशें हैं कि दुनिया को इस तरीके से खुश किया जाए, कोई डॉलर पाउंड निकले किसी से। लेकिन इसके साथ जो आईएमएफ वालों ने मेरे ख्याल में जो आपके जापानीज बल्कि उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। जो इस वक्त मिडिल ईस्ट और हमारे रीजन के इंचार्ज हैं, उनका नाम मैं उनके पहले तो नाम से बड़ा हैरान था। उनका नाम है जहाद
अरोजो, उनका नाम जहाद अरोजो है उनका नाम, जो मिडल ईस्ट के IMF के को मैनेज करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जल्दी से जल्दी एक तो पाकिस्तान को पैसे दे के डबल डाउन तरीके से स्ट्रक्चर रिफॉर्म के लिए उन्होंने कहा है कि किया जाए, जिसके बारे में औरंगजेब साहब ने भी कहा है कि हमें 3 साल चाहिए पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। जिसमें मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि 3 साल की क्या गारंटी है आपके पास कि आपकी हुकूमत 3 साल चलेगी। IMF का आपको माजी में देखा होगा आपने कि वो एक फाइनेंस मिनिस्टर से डील करके आते थे पैकेज, तो साथ जब वापस जाते हैं दूसरी मीटिंग में कोई और बैठा होता है फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे। उनको एतराज था इस चीज का कि भाई कोई एक फाइनेंस मिनिस्टर रखो, एक पॉलिसी रखो, एक कुछ बातें कर जाता है, दूसरा कुछ बातें करता है। लेकिन उन्होंने जो एक साथ एक और पाकिस्तान को जिन 6 कंट्रीज के साथ उन्होंने मिला दिया है, वो मुझे एज ए बहसीते पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ है। जिन मुल्कों के साथ उन्होंने पाकिस्तान को जोड़ा है, इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के साथ, और पाकिस्तान को जंग ज़दा मुल्क, वार टॉर्न लफ्ज इस्तेमाल किया है, वार टॉर्न और सिविल वॉर्स। इन मुमालिक में उन्होंने कहा है सिविल वॉर्स हो रही है, दहशतगर्दी है। और पाकिस्तान के जो 6 चाइनीज जो रिसेंट डेथ हुई थी, दहशतगर्द अटैक हुआ था, उसका उन्होंने जिक्र कर दिया इसी के साथ ही बयान, अपने इस बयान के साथ, कि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, दहशतगर्दी है। और साथ कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अब बड़ी जल्दी रिफॉर्म करना चाहिए। पहला काम तो दहशतगर्दी रोके वहां पे। आबादी का उन्होंने साथ कहा है, आबादी बढ़ रही है 2.6% पे, इकोनॉमी की ग्रोथ 2% पे है। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी मजीद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और लोग, उनके फोरकास्ट है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग शरह गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, इससे ज्यादा आएंगे। लेकिन आप आज जिस तरह जो मैंने आज जापानीज आज सुबह अटैक हुआ कराची के अंदर उनकी गाड़ी के ऊपर, कि वो मोटरसाइकिल वाले दहशतगर्द भाईजान आ रहे थे, तो उनका पहले ही बम फट गया, वो पहले ही खुद भी फट गए। लेकिन वो देखिए कितने ऑर्गेनाइज थे कि वो गाड़ी तक नहीं पहुंच सके, तो साथ जो सामने दूसरे भाईजान खड़े थे उन्होंने फायरिंग खोल दी वहां से। अब उसके बारे में जो जापानीज के गार्ड हैं, शुक्र है उनकी जान बच गई। उन्होंने जब अटैक किया आगे से तो वो जख्मी हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं वो मर गए हैं, कुछ लोग कहते हैं अरेस्ट हैं। लेकिन जो हमला करने वाले और फटने वाले दोनों भाईजान बलोची थे। और उसके बाद फौरन लोगों ने उसको चेंज करने की स्टोरी की। पाकिस्तान में आपको पता, सोशल मीडिया और फिर जितने मुंह उतनी बातें। कहते हैं जी वो चाइनीज की गलती में उन्होंने अटैक कर दिया, ये जापानीज के ऊपर अटैक नहीं था। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, जापानीज का एक तो वहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, इसकी वजह से जहां वो काम करते थे। लेकिन मैं डिसएग्री इसलिए करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो कारोबार है। तो एक जो फटने वाले भाईजान को जो उनकी कीमत है वो करोड़ों में होती है, उसको तैयार किया जाता है। और मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ रखे हैं। उसको रैंडमली नहीं, इस तरह उसके बिकते हैं ये लोग, और उनको बड़ा मेहनत के साथ तैयार किया जाता है ज़हनी तौर पे। फिर रैकी की जाती है उन लोगों की कि किसको, फिर उनको साइट विजिट कराए जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे गलती से नहीं हो सकता। नहीं, गलती से नहीं हो सकता। ये तो बड़ा कारोबार फैशन। सुबह 6 बजे हुआ है सर, पूरा पता था उनको कब निकलेंगे, कौन सी रोड से। कराची तो बड़ी कंजेस्टेड शहर है, वहां पे उन्होंने ढूंढ लिया। और फिर आज एक थोड़ी चेंज भी है। अब इन्होंने थोड़ा इसको सीरियस लिया है। जो मैंने उसके बाद जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट है उनके साथ मेरी किसी से बात हुई, तो वो उन्होंने बताया कि हमने अब इसको सीरियस ले लिया है। हमने डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है कि फॉरेनर कितने हैं, कहाँ हैं, और उनकी नकलो हरकत के ऊपर भी हम तवज्जो देंगे। उनके जो जहां से वो गुजरेंगे हम उस रूट के ऊपर भी तवज्जो देंगे। और जो इस्लामाबाद के अंदर जितने डिप्लोमेट हैं उनको भी हमने हाई अलर्ट पे कर दिया है। मैं तो वाकई ही होना चाहिए था, ये पहले करनी चाहिए थी चीजें, क्योंकि आपने सऊदी लोगों को बुला लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, $5 बिलियन के लिए। इनकी चीजें अब आज कर रहे हैं आप। लेकिन आज भी मैं चाहूंगा कि अभी भी सीरियस लें, अभी भी लेट नहीं है कि फ्यूचर में आइंदा इस तरह ना हो। रेकोडिक की डील की बातें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, आप रिफाइनरियों की बातें कर रहे हैं, आप मुसलसल लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां दहशतगर्दी होगी वहां कौन आके पैसे लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। आपको चाहिए अपने, और साथ अदालतों पे कोशिश करें कि जो हमारे जज भाईजान है उनको भी कहें खुदारा तरस करें। सारे आप मुझे पता है सारे सिंपथाइजर हैं, वो जो सारे चट्ठा, मैं तो चट्ठा समझता हूँ। आपका ओरिजिनली रोल मॉडल अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेसी में, तो जो चट्ठा साहब है उनसे बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं होगा, जिन्होंने आके पहले स्टेटमेंट कुछ और दी और बाद में पता चला कि खुद ही वो प्लाटों में भी इन्वॉल्व हैं, और फिर वो
पीटीआई के लोगों से बातें भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों के भी नंबर हैं। फिर उन्होंने कहा मुझे बाहर से कॉलें आती हैं, मुझ पे प्रेशर था, फिर खुद गायब हो गए। तो इस तरह के लोग हर इंस्टीट्यूशन पर मैं मौजूद हैं। मंगला का अगले दिन जो आपने देखा है, कोर कमांडर भाईजान रिजाइन कर गए हैं, उनके बारे में इतनी स्टोरियां तो मशहूर हैं। फिर उसके सर बाद ये सऊदी अरब वगैरह से कहते हैं कि जी हमें होटल बना दीजिए, 5 स्टार होटल बना दें इस्लामाबाद में दो। ये क्यों नहीं कहते कि कोई यूनिवर्सिटी बना दीजिए, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो या कुछ और हो, स्कूल कॉलेज कुछ बना दें। देखिए, वो तो वादा किया था मुर्शिद पाक ने, वजीर आजम हाउस के अंदर भी यूनिवर्सिटी बनेगी, हर गवर्नर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी बनेगी। ये तो पहले भी कई लोग कह चुके हैं। मुझे आज जो अफसोस है इस चीज का, आज जो हो रहा है, जो मैं रिसेंट अभी बात करना ये चाहूंगा, $8 बिलियन आप आईएमएफ से ले रहे हैं। आपने लूट सेल लगा दी है कि बाहर से आए, वो ऑक्शन कर रहे हैं, आप सऊदी आके जो मर्जी खरीद के चले गए। इसमें बुनियादी इकानमी के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उसके लिए भी किसी ने तवज्जो दी है। बुनियादी चीज ये है कि आपने एक्सपोर्ट के लिए को बात की है, किसी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात की है। आपकी बेरोजगार जो यूथ है, जिनको उर्दू के अलावा दूसरी चीज ट्वीट भी नहीं कर सकते इंग्लिश में, वो उनको इंग्लिश और मैथ पढ़ाने की बात की है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है, आपने ई कॉमर्स की बात की है। किसी के मुंह से ये दो लफ्ज नहीं निकल रहे कि पाकिस्तान को परमानेंट पांव पे किस तरह खड़ा करना है। ये जो पैसे लेके आ रहे हैं तो सिर्फ लूटने के लिए है। ये तो सिर्फ एक खास तबका जो ब्रिटिश एजेंट है आपके, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे सियासतदान हैं, चाहे जज हैं, एस्टेब्लिशमेंट, जो ये तो ऊपर का तबका जो एची सोनियन है ग्रुप, वो तो इसको पाकिस्तान पहुंचने नहीं देगा। वो तो लूट के यहीं से खा पी के तो बस ढकार मार जाएंगे वो, क्योंकि ये 26वां है या 25वां प्रोग्राम है आईएमएफ का। ये पहला प्रोग्राम तो है ही नहीं। पहला प्रोग्राम तो आपका अमेरिका से 1950 में आपने $6 लाख लेके खा गए थे आप, उसके बाद आप रुके ही नहीं। मुझे ये बताए, परमानेंट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? कोई प्लान है? किसी के पास कोई प्लान मौजूद नहीं। कर्जे ले रहे हैं, बेच रहे हैं, अपने एसेट्स को बेचना आप इकोनॉमी कहते हैं। कर्जा ले लेना इकोनॉमी का, उसका इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशनशिप है? लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई तवज्जो दे रहा इस चीज के ऊपर कि परमानेंट बेसिस पे किस तरह चलाया जाएगा पाकिस्तान को। ना सर इन्हें फर्क नहीं पड़ता ना, ये पैसा लेंगे भाग जाएंगे, फैमिली पहले इनके बाहर है। ये तो रूटीन है ना, ये तो रूटीन चल रही है। फ्रॉड है, धोखा है, फ्रॉड है। ठेके देंगे, ठेकों से खा जाएंगे, वहां बनेगा कुछ नहीं। कागजों में हॉस्पिटल बन जाए, कागजों में यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, सारा कुछ बन जाएगा। तो पहले ही हो रहा है यहाँ पे, ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन नई बात क्यों नहीं को कर रहा पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के लिए देखें, हमें इस चीज की जरूरत है कि बच्चों को पढ़ाएंगे हम। किस तरह, कौन करेगा? दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाने के लिए बड़े तैयार होते हो तुम लोग, अपने बच्चे वो पढ़े हुए दुश्मन, हम जैसे दुश्मन मानते हैं, उनके बच्चे अच्छा खासा पढ़े हुए हैं। भाई पढ़े ना पढ़े, उनकी इकॉनमी आपसे बेहतर है। दुश्मन के बच्चे अब आपका मजाक उड़ा रहे हैं दीवार के दूसरी तरफ पे खड़े होके। वो कहते हैं देखो यार ये कैसे लोग हैं। ना तो वो आपको पूरा मुसलमान समझते हैं, वो कहते हैं वो क्या उनके, देखे टीटीपी की क्या डिमांड क्या है। टीटीपी कहता है कि ये पाकिस्तान, ये इनको मुसलमान करना है, हमने यहाँ पे शरिया एनफोर्स करनी है, ये उनकी डिमांड है। उनका तो आपके साथ झगड़ा ही सिर्फ ये है। वो कहते हैं हम इस्लामाबाद को टेक ओवर करके यहाँ पे शरिया लगाएंगे, भाई ये इनको मुसलमान करेंगे हम, ये उनका प्रोग्राम है। ये वो दुश्मन के बच्चे जिनको आप वो कहते थे, वो आपकी इकोनॉमी पे भी हंस रहे हैं। डॉलर भी सारा खींच के वहां ले गए, वो कोयला देते थे, डॉलर ले जाते थे, और उसके बाद वो कहते हैं ये मुसलमान भी नहीं है यार, मजाक उड़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ सर पार्लियामेंट में से जूते चोरी हो रहे हैं। वो जूते क्या चोरी होने, उसके आरजू, मैं तो उस पर इतना परेशान हुआ हूं, आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप मौजूद हैं जो आपको कहते हैं, जो यूज जूते चोरी करके मस्जिदों से बेच रहे हैं। आप अपना ऑर्डर बुक कराएं व्हाट्सएप के ऊपर, उनको कहें कि जी मुझे 10 नंबर के गुची के शूज चाहिए, वो आपको मस्जिद से उठा के चोरी दे देते। और उसके बाद मैंने जब ये रिसर्च कर रहा था तो किसी भाईजान की मैंने उसका मैसेज मैं पढ़ा व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहा इसका तो बड़ा तरीका अच्छा है, आप अगर आपके पास कीमती जूते हैं तो आप एक जूता बाहर छोड़, एक जगह जूता एक रखें, दूसरा जूता कहीं छुपा देंगे। वो चोर भाईजान एक जूता चोरी नहीं करते, दोनों इकट्ठे हो गए तो फिर चोरी करते। या एक जूता रख के दूसरा जूता साथ ले जाएं आप जहां जा रहे हैं। उन्होंने तो इसका हल ये बता दिया। लेकिन ये देखें, अच्छा फिर जूता चोरी कहां हुआ है, ये देखें, लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर, उनके मस्जिद में उनके जूते चोरी हुए हैं। कुछ उसमें जर्नलिस्ट हैं, कुछ आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके जूते चोरी हुए।
मैं तो पहले ही अक्सर ये कहता हूं कि आप खुदा के घर को भी नहीं बख्शते। जूते तो यही चीज है, वहां गिलास साफ महफूज नहीं है, पंखे चोरी होते हैं, और पैसे नहीं क्या क्या बदकारियां वहां पे होती है। तो मुझे पहले ही इतराज है, और उसकी वजह यह है कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर। मिडिल ईस्ट के अंदर जूते चोरी नहीं होते मस्जिदों से, या वो वहां इस तरह का नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इस्लाम क्या चीज है। आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है इस्लाम क्या है, ये हमें क्यों मुसलमान किया गया है। आप कोशिश करेंगे, देखिए आप इस रिलीजन में आ गए हैं, कोशिश करें, इसको सीख लें, आप पढ़ लें इसको, इसके फंडामेंटल्स को समझ लें, ये मजहब क्या है जिसका नाम इतना खूबसूरत है, सलामती है, पीस है। तो देखें कि क्यों इसमें ये सारी करप्शन आ चुकी है, क्या वजह है। हम रोजा सिर्फ डाइट प्लान कर लेते हैं, ना आंखों का रोजा, ना नीयत का रोजा है। और जिस तरह मैंने कहा है कि सारी दुनिया में चीजें सस्ती हो जाती है रमजान में, पाकिस्तान में महंगी हो जाती है। तो ये बिल्कुल। कोशिश करें इन चीजों को ले सीखने की, अच्छे मगर सर पाकिस्तानी बने। मैं तो हमेशा ये हर दोस्त को ये आरजू कहता हूं हमेशा, आपका जो भी मजहब है, ये आपका पर्सनल मैटर है, कोशिश करें कि उसमें अच्छे, अगर आप हिंदू हैं अच्छे हिंदू बने, अच्छे क्रिश्चियन हैं अच्छे क्रिश्चियन बने, अगर सिख है तो अच्छे सिख बने। और हर मजहब अच्छाई का और प्यार का, मोहब्बत का, इज्जत का पैगाम देता है। बिल्कुल, लेकिन सर जाते जाते आज फर्स्ट डे था, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं भारत में, और आज तो हमारे टीवी चैनल्स ने भी काफी कवरेज दी, वहां से जर्नलिस्ट वगैरह को भी बुलाया और उनसे भी बात की है। और पहला दिन था आज वोटिंग का, ये तो मेरे ख्याल है अभी काफी दिन चलता हाँ, जून रहेगा। तक चलेगा। आखिरी इलेक्शन जो है पंजाब का होगा। 7 फेसेस में ना, 7 हाँ, फेसेस 7 में। फेजेस में। मैं बिल्कुल, मेरा खुद का, मेरा जून के मई एंड तक जून में जाने का मेरा प्रोग्राम है भारत में। और लेकिन ये कि इलेक्शन की गहमा गहमियां मैं बड़े क्लोजली इस चीजों को वॉच कर रहा था। मोदी जी जलसे कर रहे हैं, मोदी जी मध्य प्रदेश में जलसा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ आपको पता मेरा जज्बाती लगाव है इंदौर के साथ, तो मैं आई वाज वाचिंग इट। वहां पे हैदराबाद के इलेक्शंस को मैं देख रहा था। वहां पे काफी टक्कर का मुकाबला है बीजेपी का, और वहां पे जो हमारे दूसरे वो मुसलमान भाईजान है उनका वहां बड़ा टक्कर का मुकाबला चल रहा है। मैं बड़ा वाज वाचिंग इट क्लोजली टुडे। वैसी साहब का। ओवैसी साहब का, हाँ, ओवैसी साहब की तकरीरें हैं, बड़ी गर्मी, वो उनके ऊपर कोई वोट जो है कुछ अकॉर्डिंग टू द न्यूज उनके कुछ जाली वोट थे, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। उस पर वो और उनके भाईजान बड़े सख्त, बड़े जज्बाती किस्म के वो वहां खिताब कर रहे थे। तो आई वाज वाचिंग इट। लेकिन मैं बल्कि इसका एक चीज के ऊपर मैं प्रोग्राम करना चाह रहा था, अपने देखने वालों के लिए काफी कंफ्यूजन भी है, और बिलखसूस हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये बिल्कुल नया है, जो भारत के अंदर इलेक्शन बॉन्ड है। उसके ऊपर मैंने नोट्स लिए हैं, उस पर मैं रिसर्च भी कर रहा था पिछले दिनों में, कि वो उसका प्रोसेस किस तरह वहां पे वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उस पर मैं डेफिनेटली, बल्कि अगला सेगमेंट हम इलेक्शन पे करेंगे, उसके कि कहाँ कहाँ इलेक्शन हो चुके हैं, कैसे चल रहे हैं इलेक्शन, और फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है। लेकिन मुझे मोदी साहब जो है वो स्वीप करते नजर आ रहे हैं बिल्कुल। कल मुझे किसी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, लेकिन मैंने वहां पे ऑन ग्राउंड रियलिटी देख के आया हूँ। मोदी साहब इज पॉपुलर, और ही हैज अ लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। अगर देखा जाए तो ही हैज ब्रॉट द इंडिया ऑन अ ग्लोबल मैप। ग्लोबल साउथ को इस वक्त भारत लीड कर रहा है, तो इसका क्रेडिट जो है वो जाता है मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर। बिल्कुल। और सर मुझे तो खैर मेरे कुछ दोस्तों ने जो इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं उसकी डिटेल्स और डाटा भी भेजा है, वो भी मैं आपको भेज दूंगी, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल। उसको सामने रख के बात मैं करें कि कितना टर्न आउट रहा। बल्कि मैं हैरान था, आई वाज सरप्राइज, वॉशिंगटन पोस्ट ने कल एक पूरा कलर के साथ, जिस तरह 7 स्टेजेस हैं, उन कलर्स के साथ उसका मैप भारत का उन्होंने अपने, मैं उनका वॉशिंगटन पोस्ट ऑनलाइन पढ़ता हूं, तो उन्होंने वो कलर के साथ किया, और आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि दुनिया इस पे इंटरेस्ट ले रही है। बल्कि मैंने लिस्ट बनाई थी ऑब्जर्वर कहाँ कहाँ से आए हैं, और हमारे पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स को उन्होंने नहीं आने दिया, ये भी मैंने नोट किया था वहां से कि उसकी क्या हालांकि हम लोग फुल तैयार थे। हमारे एक दोस्त है एजाज सैयद, वो पहले भी गए हैं, वो भी एजाज और मैं प्लान कर रहे थे कि हम साथ ही जो है चलेंगे, लेकिन ऑब्जर्वर, अभी उन्होंने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया है। पाकिस्तान मगर के खैर ऑब्जर्वर्स को अलाउ नहीं किया। मैंने नोट्स उसके लिए, मैंने तैयारी नोट बल्कि मैंने लिए थे कि कहाँ कहाँ से आए हैं और पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है, और उसको मैं देख फिर अगले प्रोग्राम में हम डेफिनेटली उठा। डेफिनेटली हम ऐसा करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।